हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो। मेरे को एक चीज़ बताओ। आप लोगों ने वो पढ़ा है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स के अंदर? मैट्रिक्स पढ़े होंगे, मैट्रिसेस 11th या 12th क्लास में पढ़े होंगे, या फिर ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे। तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज, पढ़ा हुआ है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पढ़ा हुआ है? देखो, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज के। आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, इसके पहले भी हम आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। मतलब जो आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स के अंदर, जिस तरह से उसके अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अच्छा अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। और इसमें काम आएगा, हमने जो ब्रैकेट नोटेशन पढ़ा था वो हमारे काम आएगा। एज वी नो, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के बारे में अभी तक हम ये जानते हैं। एज वी नो, हम ये जानते हैं कि कोई ऑपरेटर है, मान लो ए, और कोई फंक्शन है फाई। तो यहाँ पर लिख के आ लैम्बडा और ये फाई। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन बन जाती है, तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। और ये जो है, सॉरी, ये है जो ये, इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, सॉरी। इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कैट नोटेशन, अकॉर्डिंग टू कैट नोटेशन, तो इसको मैं कैट नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखूं। तो कैट नोटेशन के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे लिखा, ए ऑपरेटर है, ये फाई है, यहाँ लैम्बडा और ये फाई। ऐसे अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू, इज स्टिल आइगन वैल्यू। और ये जो है ये, इसको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर। कैट नोटेशन में अगर मैंने फंक्शन को लिख दिया तो इसको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइगन वेक्टर। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ए पाई माइनस लैम्बडा पाई इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से मैंने इसको कॉमन लेके लिख लिया, और कॉमन लेके मैंने ऐसे लिखा, ए माइनस लैम्बडा आई, यूनिट वेक्टर हो गया। और यहाँ पर लिखा फाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्योंकि फंक्शन ज़ीरो हो नहीं सकता, फंक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो, तो हमारे पास मॉड डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू क्या होगा? ज़ीरो। तो ये है डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट, इसको हमने कर दिया ज़ीरो। यहाँ से हमें लैम्बडा के सॉल्यूशन निकालने हैं। फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। ठीक है। लैम्बडा के सॉल्यूशन निकालने, कैसे निकालने? डिटर्मिनेट लेकर लैम्बडा के सॉल्यूशन निकालने। जो सॉल्यूशन आएंगे उनको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज, और फिर उसके से हम क्या बनाएंगे? आइगन वेक्टर्स बनाएंगे। लैम्बडा की वैल्यूज यदि सेम आती है,
इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा आर डिफरेंट, यदि लैम्बडा की सभी वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे नॉन डीजेनरेट। और यदि लैम्बडा की वैल्यू सेम आती है तो उस केस में हम सॉल्यूशन को कहेंगे डीजेनरेट। ठीक है। इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा आर डिफरेंट, यदि लैम्बडा की वैल्यू डिफरेंट आती है, देन देन solution is known as, then solution is called, then solution is called non degenerate, non degenerate। और यदि सेम आती है, एंड इफ वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा वैल्यू इज सेम, then solution is called degenerate, then solution is called degenerate। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है क्या बात? चलो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होंगे। एक चीज़ क्वेश्चन कराने से पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने ये बात की थी कि जो कैट नोटेशन है वो कॉलम मैट्रिक्स बनाता है, और जो ब्रा नोटेशन है वो कौन सी मैट्रिक्स बनाता है? वो रो मैट्रिक्स बनाता है ना। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो कैट नोटेशन है वो कॉलम मैट्रिक्स बनाता है, और जो ब्रा नोटेशन है वो रो मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है। और उसका ट्रांसपोज होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया कि ऑपरेटर है ए ऑपरेटर जो है वो है 2 0 0 0 0 1 और 0 1 0। ये ए ऑपरेटर है, ये 0 1 0 है, 0 1 0। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, हमें बोल दिया फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। हमें इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ले आओ, ए माइनस लेमड़ा, लेमड़ा आइगन वैल्यू है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पहला एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको यही करना है। पहले मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, 2 0 0 0 0 1 0 1 0। माइनस लेमड़ा आई का मतलब है लेमड़ा आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरह से लिख दिया। ठीक है। और ये 0 के बराबर हो गया। फिर इसको मैंने फर्दर चेंज किया तो ये बन जाएगी मेरे हिसाब से 2 माइनस, यहाँ कितना है लेमड़ा, तो ये बनेगी 2 माइनस लेमड़ा 0 0। फिर ये बन जाएगी 0 0। यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस लेमड़ा, ये हो गया माइनस लेमड़ा। नहीं एक मिनट रुको, हाँ 0 माइनस लेमड़ा, और यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 1। फिर ये क्या बनेगी, फिर बनेगी 0, यहाँ बनेगी 1 और यहाँ बनेगी माइनस लेमड़ा, 0 1 और माइनस लेमड़ा, ऐसा कुछ बन गया बराबर 0। इसका हमें लेना है मॉड, इसका मॉड लेना है मॉड। तो ये 2 माइनस लेमड़ा, ये 0, ये 0, यहाँ पर 0 माइनस लेमड़ा 1, यहाँ पर 0 1 और माइनस लेमड़ा, और ये डिटर्मिनेट 0 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बात?
बताओ यहाँ तक क्लियर है? टू माइनस वन वन, हाँ ठीक है ठीक है। चलो मैं इसके सॉल्यूशन कर देता हूँ एक बार। तो इसको डिटर्मिनेट को आप जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा टू माइनस लेमड़ा। इस डिटर्मिनेट को जब आप सॉल्व करोगे, एक मिनट रुकना, इस डिटर्मिनेट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा टू माइनस लेमड़ा और लेमड़ा स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे लेमड़ा इक्वल्स टू माइनस वन, एक आएगा प्लस वन और एक आएगा टू। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए ये कहलाएगा नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू, नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज। ये सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो ये तो हमारे पास निकल गई आइगन वैल्यू, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आइगन वैल्यूज हमारे पास निकल गई। क्या निकालना है? आइगन वेक्टर्स निकालना है। आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? आइगन वेक्टर्स, एज आई सेड। तो तीन अलग अलग लेमडा की वैल्यू लेके हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि एक बार लेमडा इक्वल्स टू किसके लिए निकालेंगे? एक बार निकालेंगे वन के लिए, माइनस वन के लिए, एक बार निकालेंगे प्लस वन के लिए और एक बार निकालेंगे टू के लिए। तीन आइगन वैल्यूज आएंगी, तो मतलब तीन आइगन वेक्टर आएंगे। तो अब आइगन वेक्टर्स निकालना है, तो उसके लिए कैसे लिखूंगा मैं? उसके लिए लिखूंगा आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले मैंने लिख दिया ए ऑपरेटर, यहाँ पर फाइव, यहाँ लिख दिया लेमड़ा वन। मान लो ये लेमड़ा वन है, ये लेमड़ा टू है और ये लेमड़ा थ्री है, तो इसके लिए फाइव वन हो गया और ये हो गया फाइव टू, फाइव वन सॉरी, ये भी कितना हो गया? फाइव वन। ए ऑपरेटर वाली जो मैट्रिक्स है वो ऐसे के ऐसे लिख दी। वो क्या थी? दो जीरो जीरो, टू जीरो जीरो, फिर क्या थी? जीरो जीरो वन, फिर क्या थी वो? वन जीरो वन जीरो। इसको एज इट इज लिख दिया। क्योंकि फाइव वन कैट नोटेशन है, तो कैट नोटेशन की मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी। मैंने मान लिया इस मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो है ए वन ए टू ए थ्री, तो इसको मान लिया मैंने ए वन ए टू ए थ्री। लैम्बडा वन मैंने माना माइनस वन है, लैम्बडा वन माइनस वन है, तो ये हम माइनस वन लिख दिया। और फाइव वन की जो वैल्यू है वो कितनी लिख दी? ए वन ए टू ए थ्री। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले में क्या बनेगा? ये बनेगा टू ए वन, बाकी सारे जीरो जीरो हो जाएंगे। फिर बनेगा ए टू, दूसरे कॉलम में बनाया, दूसरे रो बनेगी ए टू की, ए थ्री की सॉरी, दूसरी रो बनेगी ए थ्री और फिर तीसरी रो बनेगी ए टू, ए थ्री और ये रो बनेगी ए टू। और यहाँ है माइनस, ये है ए वन, ये है ए टू और ये है ए थ्री। ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो दोनों साइड के एलिमेंट्स जो हैं उनको इक्वल करो। दोनों साइड के एलिमेंट्स को इक्वल करोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो टू ए वन इक्वल्स टू माइनस ए वन। यहाँ से लिख सकते हो आप ए थ्री इक्वल्स टू माइनस ए टू। यहाँ से आप लिख सकते हो ए टू इक्वल्स टू माइनस ए थ्री, है ना? तो टू ए वन इसको उधर ले जाओ उठाकर, तो यहाँ बनेगा थ्री ए वन इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स कि ए वन की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। ए वन की वैल्यू जीरो आ गई और ए थ्री और ए टू आपस में इक्वल हो गए पर माइनस वैल्यू के बराबर है। एंड ए टू इक्वल्स टू माइनस ए थ्री, ए टू इक्वल्स टू माइनस ए थ्री। इसका मतलब जो फाइव वन आइगन वैल्यू है, फाइव वन आइगन वेक्टर फाइव वन जो है, उस फाइव वन की जो वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। यहाँ पर अगर ए टू लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कितना है? माइनस ए टू। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो, अब हम यूज़ करेंगे, हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले कंडीशन यूज़ करोगे नॉर्मलाइजेशन की, है ना। तो यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपको यूज़ करनी है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है? ये है, अगर ये फाई 1 लिया हुआ है तो मैंने ऐसे लिख दिया फाई 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के। तो ये कौन सा नोटेशन हो गया? कैट, और ये हो गया ब्रा। तो इसका मतलब ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 0 A2 और -A2, और ये कितना है? 0 A2 और -A2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से? ये बनेगा 2A2 स्क्वायर, है ना, मॉड में 2A2 स्क्वायर मॉड में आएगा, मॉड में। और ये ऐसे लिख लो, 2A2 स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2A2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से आप A2 की वैल्यू निकालो, तो A2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 मॉड में, A2 मॉड, तो ये आ गया 1/√2। तो A2 की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो इसका मतलब जो फाई 1 आइगन वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√2 बाहर ले लिया, ये हो गया 0। एक अगर +1 है तो एक हो जाएगा -1। ये हमारे पास आ गया आइगन वेक्टर पहला। कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है ये लैम्बडा की वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरह से हमारे काम करना है, किसके लिए? ये लैम्बडा 1 के लिए हो गया। अब मैं लैम्बडा की वैल्यू कितनी लूंगा? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा 2, यहाँ हो जाएगा फाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा फाई 2। सिमिलरली फॉर लैम्बडा 2, अब मैं काम करूंगा लैम्बडा 2 के लिए। तो सिमिलरली फॉर लैम्बडा 2 की जो वैल्यू है वो मैंने कंसिडर करी 1। तो लैम्बडा 2 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ये बन गई, यहाँ हो गया फाई 2, यहाँ लैम्बडा 2, और ये हो गया फाई 2। ठीक, वैसे ही स्टार्ट, चालू हो जाओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 0 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 1 0 0 1। ये कितना हो जाएगा? 0 1 0। फाई 2, यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3। वापस से दोबारा से शुरू से काम, लैम्बडा 2 की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? A1 A2 और A3। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास बनेगा 2A1, कॉलम जो बनेगा वो बनेगा 2A1, और फिर ये चलेगी ऐसे, तो 0 0, यहाँ A3 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा A3 और A2, है ना। ये कितना बनेगा? A3, और ये बनेगा A2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा A1 A2 और A3। यहाँ से जब सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? यहाँ आएगा 2A1 इक्वल्स टू A1, यहाँ आएगा A3 इक्वल्स टू A2, और A2 इक्वल्स टू A3। फिर यहाँ से आपका सॉल्यूशन बनेगा 2A1 माइनस A1 इक्वल्स टू 0। स्टिल A1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और A3 इक्वल्स टू A2 आ गया, या A2 इक्वल्स टू A3 आ गया। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा फाई 2 का, और फाई 2 का सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 A2 और A2। क्लियर? 0 A2 A2। अगेन आपको यूज करनी है कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन आप यूज करोगे तो ये बन जाएगा फाई 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बनेगा 0 A2 और ये बनेगा 0 A2 इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये वैल्यू देगा इस बार 2A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यू है जो फाई 2, वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 0
यहाँ 1/√2 लिख लो, ये 1 और 1, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये φ2 की वैल्यू हो गई। क्लियर है? सेम काम करना है किसके लिए, λ3 के लिए। तो सिमिलरली फॉर λ3, सिमिलरली फॉर λ3, λ3 की वैल्यू कितनी है भाई, λ3 की वैल्यू है 2, λ3 की वैल्यू 2 लिखो। इसका बताओ जल्दी से सॉल्यूशन निकाल के, मैं भी कर रहा हूं तुम लोग भी करो। तो यहां लिखोगे a3 φ3 λ3 φ3, ये का सॉल्यूशन निकालो जल्दी से। 2 0 0 0 0 1 0 1 0, ये बनेगा कितना, ये बनेगा a1 a2 a3, ये 2, ये a1 ये a2 और ये a3, ये 2 है। तो यहाँ तो हमारे पास वही फिक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, 2a1 ये a3 ये a2, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है a1 यहाँ 2a1 यहाँ a2 और यहाँ पर a3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a1 की, इस बार वैल्यू आएगी 2a1 और -2a1, तो 2a1 हो गया, तो a1 जो है उसको a1 ही लिखेंगे और a3 बराबर a2 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, ये 2a2 आएगा और ये क्या आएगा 2a3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे 2a1 इक्वल्स टू 2a1, यहाँ लिखा आपने a3 इक्वल्स टू 2a2, यहाँ लिखा आपने a2 इक्वल्स टू 2a3, ठीक है, a3 इक्वल्स टू 2a2। क्लियर है? तो यहाँ से a3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, a2 इक्वल्स टू 2, a3 इक्वल्स टू 2a2 है, तो ये 2a2, तो ये हो गया 4a2 माइनस a2, तो ये बना 4a2 माइनस a2 इक्वल्स टू 0। तो a2 की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, है ना, 3a2 बनेगा, a2 0 आ जाएगा, a2 0 आ गया तो a3 भी 0 आ जाएगा, और a1 की वैल्यू को आप यहाँ पर 0 कर नहीं सकते। तो यहाँ पर जो φ3 का सॉल्यूशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा a1 0 0। क्लियर है यहाँ तक? अब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करनी है, यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करोगे तो ये φ3 इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा a1 0 0, यहाँ बनेगा a1 0 0 इक्वल्स टू 1 आएगा, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, 1 आएगा 1, और ये 1, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा a1 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू 1, तो a1 मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दैट मीन्स कि जो φ3 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 1 0 0। तो ये हमारे पास थर्ड आइगन वैल्यू वेक्टर आ गया। पहला आइगन वेक्टर हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गया, ये हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर हो गया, और ये हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही आया है गलत आया है, उसको कैसे चेक करें, तो उसको चेक करने के लिए टू चेक द सॉल्यूशन वी यूज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, है ना। सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन का यूज करेंगे। तो टू चेक, इन ऑर्डर टू चेक द सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू चेक द सॉल्यूशन we use the condition of
वी यूज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, हम ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन जो है उसका यूज करेंगे। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास वेक्टर है एक phi1 और एक है वेक्टर phi3, तो इन दोनों का जो ब्रैकेट नोटेशन है वो जीरो बन जाना चाहिए। तो phi1 यहाँ पर phi3 को अगर मैं कैट नोटेशन में लिख रहा हूँ तो phi1 हो गया ब्रा नोटेशन। तो phi3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 100, तो इसको ऐसा कैसा लिख दिया मैंने 100। और phi1 जो है उसकी वैल्यू क्या आई थी phi1 आया था 1/√2 0 1 -1। तो इसको अब ब्रा नोटेशन में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 1 1 ब्रा नोटेशन में -1। तो ये हो जाएगा 0 1 -1 ब्रा नोटेशन में, और यहाँ पर 1/√2। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है तो इस केस में ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, phi1 phi3, हाँ, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करो 1/√2 यहाँ रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो क्या आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल है। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे phi1 को और phi2 को, वो भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप चेक कर लोगे phi2 को और phi3 को, वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर है। समझ आ गया किस तरह से क्वेश्चन करना है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के मैट्रिक्स फॉर्म में। चलो अब एक क्वेश्चन और करो, फिर मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा कुछ। अभी जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ऑपरेटर ए है 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। ठीक है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फाइंड आइगन वैल्यूज, सबसे पहले तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल दो, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकाल दो, क्या आएगी, a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्बडा 0 0, फिर ये 0, ये माइनस लैम्बडा और ये 1, फिर ये बनेगा 0 1 और माइनस लैम्बडा, ये 0। इसकी वैल्यू निकालना, आइगन वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस लैम्बडा और ये स्क्वायर करोगे तो लैम्बडा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सॉल्यूशन आएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 1 1 और -1, ये सॉल्यूशन आ रहेगा, चेक कर लो एक बार। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू सेम आ गई, दो वैल्यू, ये सेम वैल्यू है, और मैंने कहा था अगर सेम वैल्यू आ जाए तो सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा डी जनरेट। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डी जनरेट, ये क्या कहलाएगा, डी जनरेट। पर क्योंकि दो वैल्यू सेम है तो इसको हम कहेंगे डबली डी जनरेट, दो वैल्यू सेम है तो इसको हम कहेंगे डबली डी जनरेट। ठीक है, सेम वैल्यूज आती है तो उसको हम कहते हैं डी जनरेट सॉल्यूशन, और दो वैल्यू सेम आ गई है तो इसको हम कह रहे हैं डबली डी जनरेट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहले मैं उल्टा काम चालू कर रहा हूँ, इसको मैं लैम्बडा 1 लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा 2 और इसको लिख रहा हूँ लैम्बडा 3। तो फॉर आइगन वेक्टर्स, फॉर आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स के लिए लिखोगे तो इसको लिख दिया मैंने ए, यहाँ लिख दिया phi1 इक्वल्स टू लैम्बडा 1 और phi1। ठीक है, तो ये क्या है 1 0 0 0 0 1 0 0 1, और ये हो गया 0 1 0।
यहाँ ये कितना हो गया A1 A2 A3, ये हो गया A1 A2 A3। λ1 की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, -1 ले ली है, और ये कितना हो गया A1 A2 और A3, ये बन गया। मैट्रिक्स को सॉल्व करो, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो, तो ये पहला बनेगा A1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये बनेगा 0 A3 और ये बनेगा A2। यहाँ पर वैल्यू बनी हमारे पास -(A1) A2 और A3, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा हमारे पास A1 = A1 -A1, फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा A3 = -A2 और A2 = -A3, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 2A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A1 = 0, यानी कि A1 = 0 और A3 = -A2, दैट मीन्स कि 5(1) जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0, ये आ गया है A2 और ये आ गया है -A2। उसके बाद कंडीशन यूज़ करनी है हमें नॉर्मलाइजेशन की, तो यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यूजिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में 5(1) और 5(1) इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1, तो इसको मैंने लिखा 0 A2 और -A2, और यहाँ लिखा मैंने 0 0 A2 और -A2, और ये वैल्यू कितनी 1। अब मैं इसका जब प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 2A2² मॉड में इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से A2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√2। दैट मीन्स कि जो 5(1) है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5(1) की वैल्यू हो गई 1/√2, ये हो गया 0 1 और -1, ये वैल्यू हो गई 5(1) की। क्लियर है यहाँ तक, यही आ रही है, कुछ और आ रही है? बोलो भाई, यही वैल्यू आ रही है, कुछ और आ रही है वैल्यू? अब हमारे पास ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ तक सॉल्यूशन बनाया हमने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमें बनाना है λ2 और λ3 के लिए। तो λ2 की वैल्यू 1 है और λ3 की वैल्यू भी 1 है, तो अब क्वेश्चन फंसेगा थोड़ा सा। कैसे फंसेगा वो देख लो अब। तो सेकंड सेकंड सॉल्यूशन में बना रहा हूँ। अब मैंने लिखा ए वेक्टर, ए ऑपरेटर, और यहाँ लिखा phi2, और ये हो गया λ2 और ये हो गया phi2। तो ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख ली। क्या वैल्यू लिखी, इसको लिखा मैंने 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ये कितना हो गया, ये हो गया A1 A2 A3, और λ2 की वैल्यू हो गई 1, तो इसको भी मैंने लिख दिया, तो ये हो गया A1 A2 और A3। क्लियर? अच्छा जी, अब स्टार्ट हो जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि प्रोडक्ट बनाना है आपको। प्रोडक्ट बनाना है तो ये क्या बनेगा A1, ये बन जाएगा A3 और ये बन जाएगा A2। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम वैसा ही है जैसे पहले वाले में किया था। यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया A1, यहाँ पर बन गया A2 और यहाँ पर बन गया A3। ठीक है, ये सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या बन रहा है, A1 = A1, A3 = A2 और A2 = A3, A3 = A2, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है अब phi2, वो phi2 का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है A1 A2 और A2, या A1 A3 और A3, ये सॉल्यूशन आ रहा है। यही सॉल्यूशन आया है क्या, चेक करो। यही सॉल्यूशन आया है क्या, चेक करो एक बार।
अब आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बनानी है, पर आपके पास तीनों ही अननोन है यहाँ पर। अब आपके पास ये दो सॉल्यूशन हो गए, है ना। आपके पास अननोन कितने, दो हैं, एक A1 है और एक A2 है, ये दो अननोन है। अब ये दो अननोन है तो दोनों की वैल्यू को सॉल्व करना है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाता हूँ तो उसके बाद भी मेरे पास दो अननोन रहेंगे। अब क्या करना है, हमें आर्बिट्री वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड हमें मारने पड़ेंगे। तो चूज आर्बिट्रली द वैल्यू ऑफ A1, है ना। तो आर्बिट्रली 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 हमने वैल्यू चूज करी A1 की, और A1 की वैल्यू को हमने ले लिया 0। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप A1 की वैल्यू 0 लो। आप A1 की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 1/2 भी ले सकते हो, जो चाहो आप वो वैल्यू ले सकते हो। सॉल्यूशन चेक करने के लिए लास्ट में आपको ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो वैल्यू चूज़ की है वो सही है, वो 0 नहीं आता तो इसका मतलब आपने वैल्यू चूज़ की है वो गलत है। तो मैंने A1 बराबर 0 चूज़ कर लिया, तो जो फाइव 2 है वो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो गई 0, ये हो गया A2 और ये हो गया A2। अब मैं यूज़ करूँगा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन अब मैं करूँगा, नॉर्मलाइजेशन अब आप करोगे तो ये बनेगा फाइव टू इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बनेगा 0 A2 A2, ये हो गया 0 A2 A2 इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से बनेगा तुम्हारे पास 2A2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो A2 मॉड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√2। क्या आ गई, 1/√2। तो यहाँ से जब आप देखते हो तो वेक्टर जो बनेगा आइगन वेक्टर फाइव 2, उस आइगन वेक्टर फाइव 2 की वैल्यू आ गई कितनी, वो आ गई 0 1 और 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई कब, जब आपने चूज किया हुआ है, किसको चूज किया हुआ है, A1 को कितना लिया हुआ है, 0 आपने। व्हेन यू पिक्ड A1 इक्वल्स टू 0 तो आपके पास फाइव 2 की वैल्यू ये आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, फाइव 2 की वैल्यू आ रही है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब आपने निकालना है फाइव 3, तो फाइव 3 निकालने के लिए अब क्या करोगे, टू गेट द वैल्यू ऑफ फाइव 3, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइव 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइव 3, गेट फाइव 3, क्या करोगे आप, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाओगे। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन का मतलब आप लिखोगे फाइव 2 फाइव 3 और ये किसके बराबर है, 0। फाइव 2 की वैल्यू आप क्या लिख लोगे, ये लिख लोगे 0 1 1, है ना। क्या वैल्यू लिख लोगे, 0 1 1। और फाइव 3 की वैल्यू आप लिख दोगे A1 A2 और A3। ये आपने वैल्यू लिख दी किसकी, फाइव 3 की। ठीक है, और ये किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो 0 के बराबर कैसे लाओगे भाई, यहां पर आप ये चेक कर चुके हो कि A2 और A3 आपस में इक्वल है। तो A2 और A3 को आपस में इक्वल करना है तो यहां पर इसको बराबर कर दो। इसको आपने कर दिया A2 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी प्रोडक्ट करो, तो ये क्या बनेगा, 0। यहाँ क्या बनेगा, A2 और ये बनेगा A2 और ये भी बनेगा कितना, A2 और इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से A2 0 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आ गया। तो A2 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो जो आपके पास फाइव 3 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो गया A1। A1 की वैल्यू जो है, तो ये बन गया A1, ये हो गया 0 और हो गया 0, ये वैल्यू आ गई ना।
नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाओ, नॉर्मलाइजेशन लगाओगे तो फाइव थ्री इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा A1 0 0 और ये बनेगा A1 0 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से A1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है सॉरी, A3 फाइव 3, इसकी वैल्यू आ गई 1 0 0। क्लियर? मॉड में लिया है, मॉड में लिया है वैल्यू, मॉड लगा लो यहाँ पे, मॉड मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ। अब देखो ये सॉल्यूशन कब आया, ये सॉल्यूशन तो फिक्स रहेगा आपका। कौन सा वाला सॉल्यूशन फिक्स रहेगा, ये जो 5 2 सॉल्यूशन आया है तो फिक्स रहेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर मैंने कहा आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज की मैंने A1 की, है ना। तो ये A1 0 से जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा ये सॉल्यूशन बना। इसी तरह से जरूरी नहीं कि आप A1 को 0 लो, मतलब यहाँ पर मैंने A1 को 0 लिया उसके बाद मैंने ये सॉल्यूशन बनाया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 0 से ही सॉल्यूशन बनाऊँ। आप चाहो तो A1 की वैल्यू 1 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, कुछ भी आप सॉल्यूशन बनाओ, आपकी जो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है लास्ट में वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 5 1 5 2 करो तो वो 0 आ जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 5 2 5 3 करो तो वो 0 आ जाए, अगर आपसे कहा जाए 5 3 5 1 करो तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उससे आप ये सॉल्यूशन आपके सही हो जाएंगे। मतलब ये आर्बिट्री वैल्यू का मतलब है आप कोई सी भी वैल्यू चूज कर सकते हो, लास्ट कंडीशन जो है वो ये बन जानी चाहिए। इनका जो ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट है A1 A2 5 1 5 2 5 2 5 3 5 3 5 1, ये कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो सॉल्व करके बताना मेरे को। क्वेश्चन इज ऑपरेटर ए की जो वैल्यू है वो ऑपरेटर दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, मेरे को करके बताना है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को करा दूँ। कर लोगे ये क्वेश्चन? सॉल्व करके बताना मेरे को, ठीक है? अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो शाम की क्लास में करेंगे इसको आगे। ठीक, चलो शाम को मिलते हैं।